नमस्कार। आज का जो डिस्कशन रहने वाला है हम लोगों का, वो है एच वन एच वन बी, जो कि आजकल बहुत बजवर्ड है। हर जगह आप सुनते हो, लिंक्डइन पे, पर ट्विटर पे, या इवन आप यूट्यूब पे। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट वीज़ा है अमेरिका में एंटर करने के लिए। और बहुत सारे लोग आईटी के बारे में बात किया, या मेडिकल फील्ड के बारे में बात किया। आज हम लोग जो है वो बहुत ही स्पेसिफिकली रिसर्च में जो भी लोग एंगेज्ड है, मास्टर्स हो गया या पीएचडी हो गए, पोस्ट डॉक हो गया, उनके ऊपर इस पर्टिकुलर वीजा का कितना इफेक्ट रहेगा, उस चीज पे बात करेंगे। और उसी चीज पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं आज डॉक्टर विकास और डॉक्टर हिमांशु। डॉक्टर हिमांशु जो है वो आज यूएस से जुड़ रहे हैं, और विकास भाई जो है वो इंडिया में है। तो चलो आज डिस्कस करते हैं। बाबा, आपसे मैं शुरुआत करता हूं। तो क्या इम्पैक्ट रहेगा एच वन बी वीजा का अपने रिसर्चर्स के ऊपर? तो पवन भाई, धन्यवाद आपका मुझे मौका देने के लिए। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि मेजर कैटेगरी ऑफ वीज़ा क्या है। तो जैसे एक वीज़ा होता है B1 B2 वीज़ा, ये बिजनेस और टूरिज्म के लिए होता है। ये साल में सबसे ज़्यादा वीज़ा वो किया जाता है, बट ये शॉर्ट टर्म वीज़ा वीज़ा होता है। लगभग 6 महीने के लिए इशू होता है। आप मल्टीपल एंट्री री एंट्री कर सकते हैं। तो जो बिजनेस प्रोफेशनल हैं या फास्ट मूविंग वर्ल्ड में जो भी पीपल टू पीपल टाइज हैं, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वीज़ा होता है B1 B2 वीज़ा। उसके बाद दूसरा सबसे मेन कैटेगरी है, वो है एम्प्लॉयबिलिटी बेस्ड नॉन इमिग्रेशन वीज़ा, जिसमें H1 आता है। ये सारे नॉन इमिग्रेशन बेस्ड हैं। इमिग्रेशन बेस्ड या ग्रीन कार्ड बेस्ड वीज़ा अलग होते हैं। तो सॉरी, उसको वीज़ा या वर्क परमिट मोस्टली या ग्रीन कार्ड बोलते हैं। तो H1B वीज़ा जो होता है, या H1 2B 3B, ऐसे अलग अलग कैटेगरी होती हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें आपको लॉन्ग टर्म वर्क बेस्ड या एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़ा मिलता है, जिसमें आप 3 साल के लिए, और फिर वो एक्सटेंडेबल होता है। तो यही कैटेगरी है जिसके थ्रू सबसे ज़्यादा हाईली स्किल्ड जो इंडियन हैं, मेनली आईटी सेक्टर के, बट अदर सेक्टर भी इंक्लूडेड है, मेडिसिन हो गया, एकेडमिया हो गया, तो इन सब के लोग भी वहाँ जाते हैं। लगभग साल के 1,80,000 के आसपास H1B वीज़ा इंडिया को इशू किया जाता है, जो कि टोटल इशुएंस का लगभग 70% होता है। तो ये एक मतलब इंडिया से एक बड़ी जो है हाईली स्किल्ड लेबर की वर्कफोर्स जो है हर साल यूएस जाती है। और ये यूएस इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग परमानेंट रेसिडेंसी में कन्वर्ट करते हैं। टेक में जितने भी हाईएस्ट लेवल के जॉब हैं, या मींस जो इंडियन डायस्पोरा का एक नाम है यूनाइटेड स्टेट्स में, वो इसी कैटेगरी के वीज़ा होल्डर्स की वजह से होता है। तीसरी मेन एक और कैटेगरी है, जो कि F1 स्टूडेंट एक्सचेंज, या M1 इंटर्न्स वगैरह, या फिर उसमें शायद J1 एक कैटेगरी है, जिसमें पोस्ट डॉग या पीएचडी एक्सचेंज स्टूडेंट या फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू यूनाइटेड स्टेट जाते हैं। लगभग 1,30,000 से 1,50,000 के आसपास बॉल पार्क रेंज है जिसमें ये वीज़ा इशू किया जाता है इंडियंस को। इससे ज़्यादा खाली चाइना एक कंट्री है जहाँ 2 से 2.5 लाख स्टूडेंट हर साल यूएस आते हैं, जो इन कैटेगरीज के अंदर वीज़ा रिसीव करते हैं। और बाद में क्या होता है कि इन्हीं में से बहुत सारे वीज़ा प्रोग्राम कहलाता है CPT आई गेस, और OPT, जिसमें कैरिकुलम ऑप्शनल ट्रेनिंग या फिर प्रोविजनल ऑप्शनल ट्रेनिंग, जो कि STEM फील्ड में 2 साल की होती है। तो बच्चे वो एक्सटेंड करते हैं किसी एम्प्लॉयर के साथ, और फिर वहां से वो H1B में कन्वर्ट करते हैं। और H1B के बाद वो फिर ग्रीन कार्ड या परमानेंट एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ जाते हैं। तो ये भी एक बहुत मेन जरिया है जिससे बहुत बड़ा कल्चरल और सोसाइटल एक्सचेंज एग्जिस्ट करता है इंडियन और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच। और ये ऑर्गेनिकली वहाँ शामिल हो जाते हैं, और फिर इनसे फैमिली रिलेटेड जो वीज़ा है और वो सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आगे चीज़ें बढ़ती हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लगभग 20% या 15 से 20 हजार जो हमारे ये STEM होल्डर हैं, MS या PhD स्टूडेंट, इनमें से बहुत सारे लोग जो है H1B के थ्रू अपना जो जॉब सिक्योर करते हैं।
और आगे कंटिन्यू करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डिसीजन कि, और ये ज़्यादातर जॉब्स जो होती हैं बेसिकली ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फील्ड्स में होती हैं। ये एकेडेमिया में हो सकती हैं, मेडिकल फील्ड में हो सकती हैं, या इवन आईटी वगैरह की फील्ड में भी हो सकती हैं। तो एमएस स्टूडेंट्स और पीएचडी स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स में हैं, उन पे थोड़ा सा इसका मतलब 20% वर्क फोर्स पे इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट होने वाला है। और जो न्यू एप्लीकेशन है, जैसे पहले आप क्योंकि ये ईज था H1B वीजा, और स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हुए कुछ आपको एडवांटेज होते हैं जो लॉटरी सिस्टम से कई बार बच जाते हैं, जिसमें बच्चे तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो अगर ये जो अभी रूल्स आए हैं, यूनाइट मींस एक प्रोक्लेमेशन दिया है यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट ने, जिसके थ्रू उन्होंने क्या किया है कि H1B वीज़ा जो है उसमें दो तरीके की फीस होती हैं। एक तो नॉर्मल फीस होती है जो जो अप्लायर पे जो नहीं करता एप्लीकेशन है। है उसके ऊपर लगती है। दूसरा, एक एम्प्लॉयर जो आपको एम्प्लॉयमेंट इशू करता है, एक पर्टिकुलर फॉर्म है उसके थ्रू, उसके साथ लगभग 2,500 से 6,000 के बीच में वो फीस लगती है, जिसको सरकार ने बढ़ा के अभी $100,000 या 1 लाख US डॉलर, जो इंडियन करेंसी में लगभग 88 लाख रुपए होता है, तो हम्म। अप्लाई कर दिया है। और ये अभी तक जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं उन पे नहीं लगेगा, या एग्जिस्टिंग जो जॉब कर रहे हैं लोग आईटी जो सेक्टर में एम्प्लॉइज हैं। अदरवाइज, उनको नहीं लगेगा। बट नेक्स्ट लॉटरी सिस्टम में जो भी न्यू एप्लीकेंट्स हैं उसको ये पैसा देना पड़ेगा। इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि ये वन टाइम फीस है। यूएस जो होमलैंड सिक्योरिटी है, उन्होंने ये व्हाइट हाउस से बेसिकली क्लैरिफिकेशन आया है। तो ये वन टाइम फीस है। इसका मतलब ये होगा कि जो यूएस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उन्हीं लोगों को यूनाइटेड स्टेट्स में बुलाएंगे जिनको बुलाए बिना उनका काम आगे नहीं चलना है। जो मीडियोकर जॉब है, मैनेजमेंट रिलेटेड जॉब है, या लोअर इन टेक्निकल जॉब है, तो उसके लिए वो यूनाइटेड स्टेट्स के रेसिडेंट्स को प्रेफरेंस देंगे। तो एक तरीके से ये फायरवॉल का काम करेगा। और नंबर ऑफ H1B वीज़ा जो इशू किए जाते हैं, उसमें जो एम्प्लॉयर हैं उनका इंटरेस्ट नीचे जाएगा। मतलब ऑटोमेटिकली जो पहले वो लोग लॉटरी सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ एप्लीकेशन इतने ज़्यादा होते हैं, और आप एक कैप लगा के रखते हैं। तो जैसे 65,000 70,000 का कैप है। नॉन कैप बेस्ड भी होते हैं, जैसा मैंने बताया, कैटेगरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो ओवरऑल ये सिनेरियो है, और इसका इंडियंस पे असर, जैसा कि मैंने और बताया, यस एच बाबा। बी वीजा वाले लगभग 1,80,000 इंडियंस जाते हैं। यस। और हम्म। जो F1 वीजा के थ्रू है लगभग 1,30,000। तो 20% 30% पब्लिक पे उधर भी फर्क पड़ेगा। यस। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अभी बाबा जो आपने डिस्कशन किया ना, ऑलमोस्ट इसमें ना 4 से 5 लाख जो हैं मास्टर्स, पीएचडी और पोस्ट डॉक्स हैं, राइट, यूएसए में। और राइट। इसका जो है ऑलमोस्ट 10 to 15% जो है वो इफेक्ट करेंगे। क्यों इफेक्ट करेंगे? क्योंकि ये एक तो मास्टर जो है वो जॉब में जाना चाहते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं H1B में, है ना। या पोस्ट डॉक भी है, वो जो J1 पे रहते हैं, स्कॉलर, रिसर्च स्कॉलर के बेसिस पे, सपोज उनको परमानेंट होना है या इवेंचुअली ग्रीन कार्ड लेना है उनको, तो उनको भी H1B पे कन्वर्ट होना है। और एट द सेम टाइम अब अभी अभी ये तो इफेक्ट हो गया अब जैसे अपने स्टूडेंट्स के ऊपर, राइट। एट द राइट। सेम टाइम सपोज रिसर्च जो है ये तो थोड़ा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन से भी कंट्री के लिए, राइट। और करेक्ट। जैसे सिलिकॉन वैली में बहुत सारे इंडियंस हैं, वो फाउंडर्स हैं या को फाउंडर्स है, मतलब मैं जो देख रहा था कि ऑलमोस्ट 25% जो कंपनीज हैं या स्टार्टअप्स हैं उसमें आइदर इंडियंस फाउंडर है और एल्स वो को फाउंडर है। तो ऐसा नहीं है कि ये अपने ही ऊपर बहुत ही प्रेशराइज सिचुएशन रहेगा या घाटे का सौदा रहेगा, बट एट द सेम टाइम शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है कि उनको जॉब्स वगैरह मिले,
बट लॉन्ग टर्म में जैसे यूएसए ने लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सारे टैलेंट पहले काइंड ऑफ पुल किया, उसके बाद उन लोगों ने बहुत ही डाइवर्स सिस्टम्स पे काम किया, इसीलिए तो हम लोग कंटिन्यूअसली देखते हैं कि वैक्सीन आना या उसके बाद आईटी सेक्टर में जो भी बूम आना है, इवन अभी एआई का जो हम लोग देख रहे हैं इसके ऊपर भी, है ना। तो अभी ये सारे मतलब ये एक इफेक्ट है यूएसए पे, और आपने जो बोला हमारे ऊपर इफेक्ट है सीधा स्टूडेंट्स के ऊपर। तो अभी हमारे साथ जो हिमांशु भाई हैं, तो अभी वो हैं यूएसए में। तो बाबा हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आपके पास अभी कौन सा वीजा है, और अपने रिसर्च कम्युनिटी में इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके क्या डिस्कशन चल रहे हैं। थैंक यू पवन भाई, मुझे बुलाने के लिए, मेरे व्यूज़ रखने के लिए। पहली चीज़ तो ये है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है कि ये चीज़ें उतनी बड़ी होती नहीं हैं जितनी जितनी बन जाती हैं सोशल मीडिया में। और पिछले 6 महीने में जितना भी बातें आई हैं, मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि उतना इश्यूज़ नहीं रहे हैं। मतलब कई लोगों के साथ, मतलब मुझे ऐसा लगा है कि इतने इश्यूज़ नहीं हैं आपको आने-जाने में, इमिग्रेशन में। अगर आपकी सारी चीज़ें सही हैं तो उतना कोई दिक्कत नहीं होगा। कई बार क्या होता है, जो पैनिक होता है, जो डर बच्चों के अंदर क्रिएट होता है, वो डर थोड़ा-सा हो जाता है, लेकिन रियलिटी में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं नहीं। दूसरा, ये जो H-1B का जो इश्यू आया हुआ है, इसके मुझे लगते हैं 2 इफ़ेक्ट हैं, एक है शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म, जैसा डिस्कशन होता है। शॉर्ट टर्म में यस, लोगों को थोड़ा-सा दिक्कत होगा, बट लॉन्ग टर्म में इन टर्म्स ऑफ अमेरिका, इन टर्म ऑफ इंडिया, दोनों को बेनिफिट होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा है कि अगर आप एक चीज़ देखोगे, जिस हिसाब से एआई बढ़ रहा है, और ये H-1B मोस्टली इम्पैक्ट कर रहा है टेक टेक पर्सनल, मतलब जो भी टेक में जा रहे हैं। तो जिस तरीके से एआई बढ़ रहा है, जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, इट इज़ प्रेडिक्टेड दैट इन 1-2 ईयर्स, लाइक बहुत सारी जॉब्स जो हैं यूएस में वो कम होंगी, एंड दैट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट टू द इंडियंस पीपल। तो अगर क्या है कि वो ऑलरेडी ही डिसाइड है, मतलब वो ऑलरेडी नहीं ले रहे हैं नए बच्चों को, मतलब वो कंपनीज़ ऑलरेडी डिसाइड कि हाँ, इतने लोगों को नहीं लेंगे। सो इट विल, वो जो बाद में उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो कम होगा। दूसरा क्या होता है कि अभी से उनको ये पता चल गया है कि हाँ, चलो अब मास्टर्स और ये जो है वो यूएस में नहीं करना है। दूसरा ये है कि जिस हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट अभी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर रही है, एआई में इन्वेस्ट कर रही है, ये कर रही है, सो देयर इज मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया इटसेल्फ। हाँ, ये है कि अभी बहुत सारा एकदम से बोझ बढ़ेगा, बट इन लॉन्ग टर्म्स इंडिया की टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही डेवलप होने वाली है। सो अगर इन लॉन्ग टर्म्स में आप देखोगे तो अमेरिका अभी बहुत ज़्यादा सेल्फ सस्टेन होने वाला है, उसको इंटेक्स, एआई और जितनी भी सब चीज़ें हैं, बिकॉज अब यूएस इज मोस्ट ऑफ द सर्विस बेस्ड कंपनी, मतलब उसका जितना भी रेवेन्यू आता है वो सर्विस बेस आता है। तो उस सर्विस बेस में अब उसे आने वाले 4-5 सालों में कम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, जितना कि अभी पड़ रही है। तो आई थिंक दैट्स व्हाई दे आर टेकिंग दैट स्टेप्स। ओके। और हम्म। इसमें ये भी है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग H-1B हैं, उन पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। फ़र्क सिर्फ़ उनको पड़ेगा जो मास्टर कर रहे हैं या अंडरग्रेड कर रहे हैं यूएस में। ओके। अ, ओके, या तो उनको बेसिकली फ़र्क पड़ेगा, बट दैट्स आल्सो इन अ वे कि आपको, अगर आपके पास वो टैलेंट है, इफ यू आर दैट मच वैल्यूएबल फॉर सर्टेन कंपनीज, इफ यू हैव दोज आइडियाज, देन यू आर इम्पोर्टेंट। तो जैसे विकास भाई ने बोला कि अभी वो मेडिकोर जो मध्यम जो टैलेंट है उनको यूएस में नहीं आने दिया जाएगा, सिर्फ वही हैं जो टैलेंटेड हैं, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आप आएंगे, आपको वो उतना मिलेगा। एंड आई थिंक इसीलिए बोल रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा इश्यू हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में इट्स गोइंग टू बेनिफिट बोथ कंट्रीज, इंडिया एंड बहुत अमेरिका। ओके। या ओके, ओके, यस। ओके। तो हिमांशु तुम ये बोल रहे हो कि मतलब जो इसका इफेक्ट रहेगा वो आईटी प्रोफेशनल्स पे बहुत ज्यादा रहेगा ऑलरेडी, क्योंकि ऑलमोस्ट 70 to 80% जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं वो लोग H-1B वीजा कैरी करते हैं। और यस। उसके मतलब हम जो एज अ रिसर्चर हम इस चीज को देखेंगे, तो ये ऑलमोस्ट 10 से 15% करते हैं। और बट ग्राउंड रियलिटी जैसे जैसे हम लोग मीडिया में देख रहे हैं या जैसे भबका चल रहा है इसका, वो एक्चुअली उतना ग्राउंड में नहीं है। सपोज तुम्हारे पास लीगल डॉक्यूमेंटेशन सारे हैं, तुम्हारे पास यूनिवर्सिटी के जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो सारे हैं तुम्हारे पास, तो तुमको यस। इतना इफेक्ट नहीं होगा।
राइट? कोई फ़र्क और नहीं पड़ेगा। और यस। जो इसका एक्चुअल इफ़ेक्ट रहेगा जो मीडियोकर टैलेंट है, उन चीज़ों हुँ। उन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा और जो टॉप टैलेंट है उनको इतना इफ़ेक्ट नहीं रहेगा। तो नहीं, वो उनको लोग उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। रहेगा क्योंकि उनकी ज़रूरत है यहाँ पर भी। ऐसा नहीं है कि वो ज़रूरत राइट, पूरी खत्म हो जाएगी। उनकी ज़रूरत राइट। है यहाँ पर और उन कंपनीज़ उनको पे करेंगी बिकॉज़ कंपनी उनको पे करने वाली, तो उनको कंपनीज़ पे करेंगी। हाँ, बस ये चीज़ है कि जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम हो जाएगा नए जॉब्स हंटिंग के लिए। बट यस। वो शायद आई थिंक मे बी तो बैक इन तो इंडिया उसका फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि एग्ज़ैक्टली यहाँ पर अभी कई बार क्या अभी होता है जो चाइना वाला जो सीन होता है सॉरी जो हुँ, चाइना के होते हैं बहुत सारे वो पता चला है कि वो लोग यहाँ पर आते हैं एंड दे गो बैक टू द चाइना। बट बराबर। इंडियन डायस्पोरा में वैसा सीन नहीं है। वो आते हैं बट हिमांशु वो वापस नहीं जाना चाहते हैं। एक्चुअली देखो हिमांशु चाइना में क्या है उन लोगों के पास अलग-अलग स्कीम्स हैं। सपोज़ वो हुँ, लोग जाते भी हैं तो हुँ, उनके पास जो गवर्नमेंट है वो ग्रांट देता है उनको हुँ। स्टार्टअप करने के लिए या यस। सपोज़ एज़ अ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या एज़ अ हुँ, प्रोफेसर लग गए उन लोगों को एक अच्छा हुँ, लैब एस्टेब्लिश करने के लिए उतना पैसा देता है, इसीलिए वो लोग जाते हैं। तो इसका भी हुँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो आपसे तो हुँ, हम लोग भी जैसे चाइना है या कनाडा है अभी ऑब्वियसली जर्मनी वगैरह या यूरोप जो है मैरी क्यूरी देता है हम्बोल्ट देता है और हम्बोल्ट वगैरह जो है वो लाइफ टाइम के लिए ये लोग सिक्योर करते हैं लोगों को वो पुल बना के रखा है ताकि और उन लोगों को चांस देते हैं कि चलो भाई तुम हम्बोल्ट है आपके पास तुम 2-3 साल तो काम करोगे बट एट द सेम टाइम तुम अगले साल भी आके 1 महीना रह सकते हो या नेक्स्ट ईयर आके 1 महीना रह सकते हो तो ये लाइफ टाइम जो टैलेंट पूल है वो रखा है इन लोगों ने तो वैसे ही इंडिया ऐसे कुछ करना चाहिए या ऐसे करंट सिचुएशन में इंडिया ऐसे कुछ कर रहा है या करना चाहिए या कौन से स्कीम्स लाने चाहिए तो उस पे थोड़ा सा फोकस करके थोड़ा सा एक आपका व्यू बताओ। तो बाबा मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे इंडिया में जो मेजर चेंज होते हैं वो कभी भी पीस टाइम में नहीं होते हैं चाहे वो किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो हम्म जैसे दो इकोनॉमिक मेजर चेंज हमने देखे 1991 में मैं मानता हूँ मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे और एक हम्म 1998 में मैं मानता हूँ जब हमारे जसवंत सिंह शायद फाइनेंस मिनिस्टर थे वाजपेयी जी की हम्म थी। हम्म इन दोनों ही टाइम में क्या है दुनिया ने हमारे कनपटी पे बंदूक रख रखी थी है ना। हम्म वो हम्म तब बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था और दूसरी टाइम हमने पोखरण परमाणु परीक्षण किया था तो उसकी वजह से हमारी कंट्री के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगे हुए थे। इन दोनों ही समय पे जो निर्णय लिए गए उन्होंने नींव रखी एक तेजी से उभरती मॉडर्न इंडियन स्टेट की। चाहे वो अगले 10 साल हमारी कई सरकारें बदली 1993 के बाद पीवी नरसिम्हा राव थे उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी एक दो बार चुने गए एच डी देवगौड़ा इंद्र कुमार गुजराल राजनीतिक स्टेबिलिटी नहीं थी उसके बावजूद देश ने बहुत तेजी से तरक्की की। उसके बाद हमने यूपीए 1 और यूपीए 2 में देखा कि एक स्टेबिलिटी थी और इंडिया ने कंसिस्टेंटली 8 9 10% की ग्रोथ रेट से ग्रो ग्रोथ किया। देखा। और अभी अगर इस समय हम देखें तो एक अच्छी बेस होने के बावजूद जो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हम 8 9% से ग्रो करें बट हम अंडर परफॉर्मिंग रह जा रहे हैं। तो हम्म मुझे भी यही चीजें लगती हैं जैसे हिमांशु भाई ने अभी मैं कोई बीबीसी में एक न्यूज़ देख रहा था जिसमें उन्होंने यही कहा कि एक बड़े अमेरिकी एनालिस्ट हैं जिनका कहना ये है कि अगर हम H1B वीजा को इस तरीके से सप्रेस करते हैं तो हम जो चाइना के साथ एआई में रेस करने वाले हैं तो उस रेस में हमने अपना एक हाथ पीछे बांध लिया है। हम एक हम्म हाथ का बैलेंस लेके दौड़ेंगे क्योंकि उसके लिए जो यूनाइटेड स्टेट्स को आवश्यक टैलेंट की आवश्यकता है वो बिना भारतीय इंजीनियरों की सप्लाई के बिना फुलफिल नहीं हो सकता है। और यहीं पे हमारी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी लाई कर रही है। गवर्नमेंट ये सारे मिशन तो बना रही है बट मुझे लगता है एट द सेम टाइम इंडियन प्राइवेट सेक्टर को स्टेप अप करना चाहिए। सबसे बड़ा लॉस क्या होने वाला है हमें इमिग्रेंट से एक बहुत बड़ा रेमिटेंसेस आता है इंडिया में जो हमारी हम्म इकोनॉमी को
क्योंकि वो डॉलर से कन्वर्ट होके इंडियन रुपीस में आता है, तो वो हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा सरप्लस और एक बहुत बड़ी हेल्प होती है। तो मुझे लगता है कि ये लॉसेस होने के बाद वो रिमिटेंसेस से होने वाली कमाई शार्पली डिक्लाइन होगी। तो इस ऐसे समय में क्या करना चाहिए, जैसे जर्मनी के साथ, सिंगापुर के साथ हमने स्किलिंग का टाई अप किया है। तो ये ट्रम्प का रुख जो है ट्रेड को लेके, इंडिया ने ऑलरेडी अल्टरनेटिव तलाशने, बेसिकली हम अमेरिका के साथ इतना कपल्ड हो चुके हैं कि इवन दो, जैसा हिमांशु भाई ने कहा कि इन सब बातों का इम्पैक्ट रियलिस्टिक उतना ना हो, लेकिन हमारी साइकी में या हमारी पॉलिटिक्स में या हमारे सोशल पर्सपेक्टिव में उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होके दिखता है। तो हमको क्या करना होगा कि अमेरिका से डिकपल होके ये दूसरी कंट्रीज के साथ हमें इस पीएचडी स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम हो या हाई एंड टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन हो, यूरोपियन यूनियन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बात चल रहा है, तो वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स एक्सचेंज को पैरामाउंट रखें। इंडियंस ने अपने आप को हर जगह प्रूफ किया है, हम जिस कंट्री में गए हैं, सो वी आर वन ऑफ द बेस्ट फॉरेन माइग्रेशन वर्क, जिन्होंने लोकल, हालांकि थोड़ा सा नेगेटिविटी फैली है, बट वो टारगेटेड इंडियंस के ऊपर उतना नहीं है जितना इन जनरल लोग माइग्रेशन से परेशान हो गए हैं, पर्टिकुलरली इंडियंस को उतना टारगेट। तो मुझे लगता है कि ये आपदा में अवसर का एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा opportunity है, एक चांस है। चांस है, जिसमें हम बहुत ही फोकस करना चाहिए हमारे हायर रिसोर्स की स्किलिंग में। हम्म। और लीगल ऑप्शंस के बारे में लोगों को थोड़ा ज्यादा जागरूकता होनी चाहिए कि जैसे आप यूएस जा रहे हैं तो आप देखें कि एम्प्लॉयर आपको कवर कर रहा हो। जैसे कवर। हमने देखा कि बहुत सारे लोगों के साथ ब्लफ हो जाता है, या एक जो अमेरिकन ड्रीम्स के चक्कर में लोग जो है अदर मीन्स से जाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो सब लोगों को ज्यादा केयरफुल होना चाहिए। जैसा हिमांशु भाई ने कहा कि अगर आपने लीगली सिक्योर किया है तो आपको लिए इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बट अगर नहीं। आप कोई अदर मीन से कोशिश कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि उसके इम्प्लीकेशन होंगे, और उसका सीधा असर हमारे रिलेशंस में भी पड़ता है, कंट्रीज के रिलेशन में, और एक परसेप्शन में पड़ता है। तो मुझे लगता है कि वहां पे ज्यादा सतर्कता की जरूरत है। और भारत जरूर। सरकार ने इसको बहुत अपॉर्चुनिटी को पॉजिटिवली लेके क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में, एआई की फील्ड में एक ग्लोबल इसका एडवांटेज लेना चाहिए। हमारे हाईली रिसर्च, हाईली टैलेंटेड जो इंजीनियर्स हैं, या इंजीनियर्स या। मेडिकल फील्ड के लोग हैं, या इवन एकेडमिक्स के लोग हैं, जिनको भी दूसरी कंट्रीज आगे एक्सटेंशन नहीं दे पा रही हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया में प्रॉब्लम यही है ना, जैसा आपने बताया कि इंडिया में वो हॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट नहीं है, वाटर क्वालिटी नहीं है, शहर हम्म। अपनी क्षमता से ज्यादा बड़े हो रहे हैं। ज्यादा बढ़ गए मुझे हैं। लगता है कि ये सही तरीका है कि आप आइडेंटिफाई करो कि सैटेलाइट सिटी, बड़े शहरों से थोड़ी दूर पे एक बोल रहे हैं। ग्रीन क्लीन एनवायरनमेंट, ताकि ऑलरेडी जो अब रियल एस्टेट का बर्डन है, या ओवर पॉपुलेशन का बर्डन है, या ओवर कैपेसिटी, जो चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, इसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके। तो मुझे डाइवर्स। लगता है कि यहाँ पे पॉलिसी इंटरवेंशन का जरूरत है। ट्रेड वॉर की वजह से हमने जीएसटी सुधार देखे, इसी तरीके के सुधारों की जरूरत एक हॉलिस्टिक वे में है, जो इन सारी चीजों को कवर करें। ओके, बहुत ही बढ़िया बाबा। अभी एक्चुअली आपका बोलना ये है बाबा कि जैसे 1991 में और 1998 में जैसे मनमोहन सिंह हो गए, जसवंत सिंह हो गए, मतलब तब बहुत ही ज्यादा केओस था। फिर भी हम लोगों ने बहुत ही एक इनोवेटिव वे में अपना बेस रखा और उसके बाद हम लोगों का इकोनॉमी बढ़ाया। एट द सेम टाइम हम लोगों के जो बंदे हैं वो बहुत लिटरली टैलेंटेड हैं, ऑब्वियसली इसीलिए एक्सचेंज प्रोग्राम में बहुत ही बढ़िया करते हैं। ये है दूसरा मुद्दा। और जहां पे भी अभी जो जब हम लोग अभी ये सारा केओस में भी हम लोगों का जो एक्सचेंज चल रहा है, जैसे सिंगापुर हो गया या इवन इंडिया ऑस्ट्रेलिया का भी जो एक्सचेंज प्रोग्राम्स है वो बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं। इसको बहुत नंबर्स में बढ़ाना चाहिए और मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो या अपने बच्चों को थोड़ा सा फायदा हो। हिमांशु, आपको तुमको क्या लगता है कि भाई क्या होना चाहिए इंडिया में, या ये इस टैलेंट को एब्जॉर्ब करने के मैं लिए ऐसे कौन से दूसरे अल्टरनेटिव्स कौन से रहने चाहिए, कौन से होने चाहिए मैं गवर्नमेंट के? मैं विकास भाई की इस बात से मतलब एग्री करता हूँ कि बहुत सारे अभी ऐसी पॉलिसीज की ज़रूरत है इंडिया को,
जहाँ पर ये जितने भी जो टैलेंट है, जो बाहर जाते हैं हमारे, उन सबको किस तरीके से हम रोक के रखें इंडिया में। उसके लिए जैसे आपने बोला कि एक डिफरेंट सैटेलाइट सिटीज़ एंड ऑल दोज़ थिंग्स, हमें उस चीज़ पे भी काम करना चाहिए। एंड बहुत सारा एक्चुअली क्या है कि हम बहुत डिले हो गए बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि अगर आप सेमीकंडक्टर ही बोलो, एआई बोलो, हम लोग 10-10 साल पीछे हैं। बट अभी ये सारी हमारे लिए अपॉर्च्युनिटी है कि उन 10 साल को हम कितनी तेज़ी से रिकवर कर सकें। तो इन टर्म्स ऑफ दैट कि हाँ, आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, क्योंकि जैसे अभी आपने बोला ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, बट वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो बीच में बहुत सारी दिक्कतें भारतीयों को हो रही हैं, ठीक है? तो अभी ये वही है कि मौका ये है कि भारत को कि इन सब चीज़ों का एक फ़ायदा उठाया जाए, और इन सब चीज़ों से हम किस तरीके से सेमीकंडक्टर, हम किस तरीके से एआई, हम किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ सकें। मतलब जो लोगों को 10 साल लग रहे हैं, हम किस तरीके से उन चीज़ों को 5 साल में कर सकें। तो वो सारे फैक्टर्स जो हैं वो हमा इसीलिए मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म पे हमारे लिए बेनिफिट है। शॉर्ट टर्म्स में हम दिक्कतें होंगी, सभी को दिक्कतें होंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म्स में इट इज़ अ रियली गुड अपॉर्च्युनिटी। एंड जिससे कि क्या होगा कि एक भारत का और भी जो प्रभुत्व है, वो विश्व में बढ़ेगा। मतलब इसको अगर हम पॉज़िटिव वे में लें, क्योंकि राइट, इस राइट, तरीके की राइट। चीज़ें आएँगी, आगे आएँगी। मतलब आप डिपेंड्स कब तक रहेंगे बाकी जगह पे, तो ये बहुत बिल्कुल, ज़रूरी बिल्कुल। है कि भारत में भी इस तरीके की चीज़ें हों। यस। ओके बाबा, हुँ, आपका बोलना ये है कि हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, ताकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत, ऐसा नहीं कि ज़रूरत नहीं पड़ेगा, डेफ़िनेटली हम हुँ, मतलब हम कौन-सा वर्ल्ड में रहते हैं, तो हुँ, जो आयात-निर्यात ये होता रहेगा। बट जो हुँ, ये है, हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें भेजें, बट लोगों को ना भेजें, लोगों को अच्छा व्यवस्था दें। जैसे बाबा ने डिस्कस किया कि अब अच्छा मतलब डिफरेंट सिटीज़ रहे, सैटेलाइट सिटीज़, जहाँ पे सपोज कोई यूएसए में रह रहा है, कोई यूरोप में रह रहा है, तो वो देख के आता है कि बाप का भाई उधर तो बहुत बढ़िया है, सारा एयर क्वालिटी अच्छा है, पानी बढ़िया है, खाने के लिए अच्छा है, फिर भी मैं क्यों चला जाऊं उधर। सपोज इन चीजों का बंदोबस्त होता है और थोड़ा बहुत हुँ, ठीक ठाक पैसा देके, तो ये एक एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी भी बढ़ेगा इंडिया का ऑटोमेटिकली, और जो यूथ है वो भी अट्रैक्ट हो हुँ। जाएगा इंडिया को जाने के एक लिए। एक एक बस सिंपल सा एग्ज़ाम्पल ये है कि आप अगर नंबर ऑफ डेटा सेंटर्स देखोगे, तो हम्म। इंडिया के पास सिर्फ अराउंड 800-900 डेटा सेंटर्स हैं, जो कि सारा मुंबई सेंट्रलाइज़्ड है। राइट, राइट, राइट। यूएस में है लग अराउंड 12,000 13,000, चाइना के पास अराउंड 6,000 7,000 है। सो बराबर, आप बराबर। इसी में ही देख लगते हो कि हम लोग कितना पीछे हैं, और लाइक इस चीज़ में, दो और वो सारा सब कुछ मुंबई बेस्ड सेंट्रलाइज़ है। तो बराबर, इस तरीके से बराबर। कितना एक्सपेंड कर सकते हैं, क्या-क्या कर सकते बहुत हैं। ही सो बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ हैं इंडिया के पास, आई फील लाइक। और मतलब ये बहुत अच्छे, मुझे मतलब अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म पे देखोगे तो बहुत अच्छे स्टेप्स हैं जो इंडिया के लिए ले जा रहे हैं। छोटे ओके, समय पे लोगों को इंडिविजुअल दिक्कतें हो सकती हैं, राइट, लेकिन लॉन्ग टर्म पे एज़ अ कंट्री इट्स गोइंग टू बेनिफिट अ लॉट। राइट, राइट, राइट। चलो बाबा, थोड़ा इस चीज़ को थोड़ा रैप अप करते हैं अभी। हम लोगों जी। का जो डिस्कशन एक्चुअल डिस्कशन था, B1 एच पे था। हम लोगों हुँ, ने उसका इफ़ेक्ट देखे, एक्चुअली आईटी सेक्टर पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट रहेगा, और एट द सेम टाइम एज़ अ रि मतलब रिसर्चर्स भी ऑलमोस्ट 10 टू 15% हैं। उन पे भी इफ़ेक्ट रहेगा, बट जैसे हिमांशु ने बोला कि वो अब सपोज़ तुम लीगली परफेक्ट हो, या तुम्हारे डॉक्यूमेंट सही हैं, तुम्हारे यूनिवर्सिटी से आपको जो आने वाले डॉक्यूमेंट सही है, या तुम जो सबमिट करना चाहिए वो डॉक्यूमेंट सही है, तो तुमको बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। और दोनों का भी मानना ये है कि शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है कि थोड़ा बहुत इश्यू हो, बट लॉन्ग टर्म के लिए एज अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। जैसे बाबा ने बोला, बहुत ज्यादा केओस है, फिर भी हम लोगों के पास इतना कैपेसिटी है कि हम लोग एक बहुत ही अच्छा चीजों के लिए बेस बना सकते हैं, न्यू रख सकते हैं आने वाले फ्यूचर्स के लिए। और एट द सेम टाइम हमारे गवर्नमेंट को थोड़ा ज्यादा फंडिंग बढ़ा के, अब जो भी फेलोशिप्स हैं, जैसे कोठारी है, या अपना जी। नेशनल पीडीएफ है, उनका जो पैसा मिलता है वो ऑलमोस्ट 60 से 70 हजार में मिलता है। हो सके तो उसका पर एनम जो पैसा है वो 15 लाख, अराउंड 15 लाख या 15 से 20 लाख में रहे, ताकि लोगों को अट्रैक्शन के लिए क्योंकि पैसा क्या है, ऑटोमेटिकली तुमको थोड़ा कुशनिंग देता है, राइट, इवेंचुअली। Baba, यस बाबा। that will यस, also help us to attract the global student also. एग्जैक्टली, ग्लोबल स्टूडेंट एज वेल। अफ्रीका काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, तो यस, हमारे यस, एक्सचेंज प्रोग्राम होने चाहिए अफ्रीकन कंट्रीज के साथ। यस, यस। वहाँ के यस, बहुत सारे एंट्री, तो कल्चरल कोलैबोरेशन कल्चरल, इज द वे फॉरवर्ड। सेम है यस,
है जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, आसियान कंट्रीज हैं, फिनलैंड, बराबर। इंडोनेशिया, वियतनाम, सो हम लोगों को अपने नेबरहुड में भी वैल्यू टैप करने का जरूरत है। और यस। एटलीस्ट साइंस टेक्नोलॉजीज आर दोज काइंड ऑफ फील्ड जहाँ पे हमारा इन लोगों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और क्लोज कोऑपरेशन, मिडिल बराबर। ईस्ट के साथ एनर्जी कोऑपरेशन हमारे लिए बराबर। अपने ही नेबरहुड में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। यस, यस, यस बाबा। यस, थैंक्स। इंडिया तो का बहुत अच्छा मार्केट है। मीन्स लाइक विकास भाई सही कह रहे हैं कि इन नेक्स्ट 10 years द इंडिया शुड बी द हब फॉर ऑल दीज, लाइक जितना भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, एशियान कंट्रीज हैं, उनका हब है कि यस वील गो इंडिया, विल लर्न समथिंग। उस तरीके की चीजें होनी चाहिए कि हाँ देयर इज अपॉर्चुनिटी इन इंडिया फॉर द फॉरेन नेशनल्स। यस। जब जब गवर्नमेंट उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है सीडेक जो इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे बहुत सारे फॉरेन नेशनल्स आते हैं जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर लैंग्वेज इंडिया में सीख के जाते बराबर। हैं, जिसमें से मैंने जो फील किया ईरान, अफगानिस्तान, आपके इराक तक के स्टूडेंट आते हैं। इधर से अगर हम देखें साउथ ईस्ट एशियन नेशन से कंबोडिया, वियतनाम, इन सब कंट्रीज से लोग आते हैं। तो that is one good example which is software field for which we are known, but there are numerous other fields, biotechnologies है, cheap medical है, या इकोनॉमिकल स्पेस साइंस है जहाँ पे इंडिया बेहतर कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इन सब में हमारे नेशनल लेवल के मिशन होने चाहिए। क्रिटिकल मिशन है, एनर्जी सिक्योरिटी है, एआई है, तो जिसमें हमारा डाउन द लाइन 5 to 10 year वर्ल्ड को डोमिनेट करने का प्रोस्पेक्टिव लेके और प्रॉस्पेक्ट पॉलिसी रहेगा। बनाई जानी चाहिए। रोबोटिक्स है। रोबोटिक्स। यस। तो यह मुद्दा ये है कि हम लोग इन सारे चीजों को जो भी आपने अभी मतलब एडिशन किया, जो भी डिस्कशन में हिमांशु ने और आपने, तो इन सारे चीजों पे हम लोग सपोज थोड़ा सा प्रेस करते हैं, चीजों को आगे लेके जाते हैं, तो नियर फ्यूचर और इन द फ्यूचर हम लोगों का जो भविष्य है और इंडिया का जो भविष्य है बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो आज के इस डिस्कशन ये सारे पॉइंट्स के साथ मुझे लगता है आज के लिए इनफ है और इधर इस डिस्कशन को रोकते हैं। चलो नमस्कार, बाय बाय फॉर मे बी अभी नेक्स्ट डिस्कशन के लिए फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीक। थैंक्स। थैंक यू पवन भाई। थैंक थैंक्स बाबा, यू थैंक्स हिमांशु डार्लिंग।